नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अरविंद आघाड़े हूं। आप देख रहे हैं ज्ञानदीप ओडिशा चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर माइनर बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 5। अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट से जरूर देखिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम है, द कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जर्नी समझ सकते हैं। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है यानी फॉर्मेशन के स्टेज से तो उसके अंत तक पहुंचने के आप देख सकते हैं 3 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला है परफॉर्मेंस, जो सबसे अच्छा रास्ता है। दूसरा है रिवोकेशन या ब्रीच, और तीसरा है टर्मिनेशन। तो हम एक एक करके इन तीनों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले उस रास्ते को देखते हैं जिसमें सब कुछ आदर्श रूप से चलता है, यानी परफॉर्मेंस। तो हमारा पहला सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। ये जैसा मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट का सबसे आइडियल अंजाम है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। अच्छा, तो सबसे पहले देखते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, डेफिनेशन कहता है फुलफिलमेंट और कैरिंग आउट ऑफ द प्रोमिसेस मेड बाय द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब बहुत सिंपल है। बिल्कुल आसान शब्दों में, जब कॉन्ट्रैक्ट में जो 2 पार्टीज हैं वो अपने अपने वादे पूरे कर देती हैं, बस उसी को हम परफॉर्मेंस कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर कौन सकता है। तो इसके लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, जैसा नोट्स में लिखा है। पहला है प्रॉमिसर हिमसेल्फ, यानी जिस व्यक्ति ने वादा किया है उसे खुद ही करना पड़ेगा। ये जरूरी होता है जब कोई पर्सनल स्किल वाली बात हो। दूसरा है एजेंट, यानी प्रॉमिसर का रिप्रेजेंटेटिव अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व ना हो। तीसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये तब होता है जब प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है। और चौथा है थर्ड पर्सन, यानी कोई तीसरा व्यक्ति, लेकिन सिर्फ तब जब प्रॉमिसी उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर ले। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए अग्रीज टू सप्लाई 50,000 रुपीज फर्नीचर टू बी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में ए का वादा है फर्नीचर सप्लाई करना और बी का वादा है पेमेंट करना। अगर ए फर्नीचर सप्लाई कर देता है और बी उसके बदले में पैसे दे देता है तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। यहां दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस पूरे कर दिए। सिंपल। अब देखिए, परफॉर्मेंस हमेशा एक ही तरह का नहीं होता। इसके 2 टाइप्स हैं। पहला है एक्चुअल परफॉर्मेंस। ये तो सबसे आसान और आइडियल सिचुएशन है। चलिए पहले लेफ्ट साइड पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब है बोथ पार्टीज परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। मतलब दोनों ही पार्टीज ने ठीक वैसा ही किया जैसा कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ था। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ए ने बी को सामान बेचा और बी ने उसकी कीमत दे दी। कॉन्ट्रैक्ट पूरा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, अब दूसरे टाइप पर आते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसे हम टेंडर भी कहते हैं। यहां क्या होता है? यहां वन पार्टी ऑफर्स टू परफॉर्म बट द अदर पार्टी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट इट। मतलब एक पार्टी तो अपना वादा पूरा करने के लिए तैयार है, उसने ऑफर भी किया, पर सामने वाली पार्टी ने मना कर दिया। तो इसका लीगल नतीजा क्या होता है? अगर टेंडर वैलिड है तो जो पार्टी ऑफर कर रही थी वो अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाती है, यानी डिस्चार्ज हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, ए ने आपसे गुड्स डिलीवर करने का ऑफर किया आपसे पूछकर, लेकिन आपने ही डिलीवरी लेने से मना कर दिया, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कहलाएगा। लेकिन एक टेंडर को लीगली वैलिड मानने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कैसे भी ऑफर कर दिया। तो चलिए देखते हैं एक वैलिड टेंडर के रूल्स क्या हैं। नोट्स के मुताबिक ये 4 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहला, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। इसमें कोई अगर मगर या शर्त नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मेड एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। सही समय और सही जगह पर ऑफर होना चाहिए। तीसरा, मेकर मस्ट बी एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म। मतलब जो ऑफर कर रहा है वो काम करने के काबिल भी हो और उसकी नीयत भी हो। और चौथा, मेड टू द प्रॉपर पर्सन, यानी सही व्यक्ति को ऑफर किया जाना चाहिए। अगर इनमें से एक भी रूल मिस हुआ तो कोर्ट उसे वैलिड टेंडर नहीं मानेगी। तो चलिए इस टॉपिक को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। एग्जाम से पहले इस तरह से आपको याद रखना है। सबसे पहले हमने पढ़ा परफॉर्मेंस का डेफिनेशन, यानी प्रोमिसेस को पूरा करना। फिर हमने देखा कि परफॉर्म कौन कर सकता है, या तो प्रोमिसर खुद, या उसका एजेंट, या उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कोई थर्ड पर्सन। इसके बाद हमने परफॉर्मेंस के 2 टाइप्स देखे, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको टेंडर कहते हैं। और आखिर में हमने एक वैलिड टेंडर के 4 जरूरी रूल्स पढ़े। अच्छा, अभी तक तो हमने आइडियल सिचुएशन देखी जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। लेकिन क्या होता है जब कोई पार्टी अपना वादा तोड़ देती है? तब जो सिचुएशन आती है उसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब इसे समझते हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्या? सिंपल शब्दों में, व्हेन अ पार्टी फेल्स और रिफ्यूजेस टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस। जब कोई पार्टी अपना वादा निभाने से फेल हो जाती है या मना कर देती है।
इससे जो दूसरी पार्टी है जिसे नुकसान हुआ है उसे अग्रीव्ड पार्टी कहते हैं और उसको लीगल एक्शन लेने का अधिकार मिल जाता है। अब ब्रीच दो तरह का होता है। पहले लेफ्ट साइड में देखिए, एंटिसिपेटरी ब्रीच। इसका मतलब है पार्टी डिक्लेयर्स इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म बिफोर द ड्यू डेट, यानी पार्टी परफॉर्मेंस की डेट आने से पहले ही बता देती है कि वो परफॉर्म नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल में ए ने 1 अगस्त को डिलीवरी का वादा किया, लेकिन 15 जुलाई को ही बी को बता दिया कि वो डिलीवर नहीं कर पाएगा। अब आते हैं टाइमलाइन के दूसरी तरफ, यानी एक्चुअल ब्रीच पर। इसका मतलब है पार्टी फेल्स टू परफॉर्म एग्जैक्टली ऑन द ड्यू डेट और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। यानी या तो पार्टी ने ड्यू डेट पर काम नहीं किया या फिर काम शुरू तो किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया। एग्जाम्पल देखिए, ए ने 10 जून को सामान डिलीवर करने का वादा किया था, पर उस दिन वो डिलीवर नहीं कर पाया। तो डिफरेंस बिल्कुल साफ है, एंटिसिपेटरी होता है ड्यू डेट से पहले और एक्चुअल होता है ठीक ड्यू डेट पर या उसके बाद। अच्छा, जब ब्रीच होता है तो जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास क्या क्या रेमेडीज या उपाय होते हैं। इस स्लाइड में 4 मुख्य रेमेडीज दिए गए हैं। पहला और सबसे कॉमन है डैमेजेस, यानी पैसे का कॉम्पेंसेशन मांगना, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए। दूसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें कोर्ट ऑर्डर देती है कि डिफॉल्टिंग पार्टी को वही काम करना पड़ेगा जिसका उसने वादा किया था। यह तब होता है जब पैसे से नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती। तीसरा है इंजंक्शन। ये एक तरह का स्टे ऑर्डर है जिसमें कोर्ट किसी पार्टी को कोई ऐसा काम करने से रोकती है जो कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ हो। और चौथा है रिसीजन। इसका सिंपल सा मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। चलिए अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले टॉपिक को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े। सबसे पहले ब्रीच का मीनिंग, यानी प्रॉमिस को परफॉर्म ना करना। फिर इसके 2 टाइप्स, एंटिसिपेटरी ब्रीच जो ड्यू डेट से पहले होता है और एक्चुअल ब्रीच जो ड्यू डेट पर होता है। और आखिर में हमने अग्रीव्ड पार्टी के लिए 4 रेमेडीज देखे, डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन एंड रिसेशन। ये 5 मार्क के आंसर के लिए एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम आते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल के दूसरे रास्ते पर, यानी रेवोकेशन। रेवोकेशन का मतलब होता है वापस लेना। यहां हम समझेंगे कि एक ऑफर या एक्सेप्टेंस को कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले कैसे वापस लिया जा सकता है। तो रेवोकेशन का मतलब क्या है? डेफिनेशन देखिए, तो विड्रॉल और कैंसिलेशन ऑफ एन ऑफर और एक्सेप्टेंस बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स कंप्लीट। इसके 2 गोल्डन रूल्स हैं जो टाइम पर डिपेंड करते हैं। पहला, रिवोकिंग एन ऑफर। एक ऑफर को आप तब तक वापस ले सकते हैं जब तक उसके एक्सेप्टेंस आप तक न पहुंच जाए। सामने वाले के हाँ बोलने से पहले आप अपना ऑफर कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, रिवोकिंग एन एक्सेप्टेंस, और एक एक्सेप्टेंस को आप तब तक वापस ले सकते हैं जब तक आपकी हाँ ऑफर देने वाले तक न पहुंच जाए। तो एक ऑफर को रिवोक करने के कौन से तरीके हो सकते हैं? नोट्स में 5 मोड्स दिए गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, यानी साफ साफ नोटिस देकर। नंबर 2, बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर ऑफर एक टाइम के लिए था और वो टाइम निकल गया। नंबर 3, बाय फेलियर टू फुलफिल कंडीशंस, अगर ऑफर किसी शर्त पर था और वो पूरी नहीं हुई। नंबर 4, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। और नंबर 5, बाय काउंटर ऑफर बाय द ऑफरी। जैसे ही सामने वाला नया ऑफर देता है, पुराना ऑफर अपने आप रिवोक हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ए ने बी को कार बेचने का ऑफर दिया। इससे पहले कि बी एक्सेप्ट करता, ए ने अपना ऑफर वापस ले लिया। बस, ऑफर सक्सेसफुली रिवोक हो गया। अब इस टॉपिक का भी एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। रेवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने 2 गोल्डन रूल्स पढ़े जो टाइमिंग के बारे में है। ऑफर को एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले रिवोक कर सकते हैं और एक्सेप्टेंस को प्रपोजर तक पहुंचने से पहले रिवोक कर सकते हैं। फिर हमने रेवोकेशन के 5 मोड्स या तरीके देखे, नोटिस देकर, टाइम खत्म होने पर, कंडीशन पूरी ना होने पर, डेथ या इंसैनिटी से और काउंटर ऑफर से। चलिए अब हम अपने आखिरी मेजर सेक्शन पर आते हैं, जो है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हम देखेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से लीगल तरीकों से कैसे खत्म किया जाता है। इससे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो टर्मिनेशन या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सीधा सा मतलब है द एंडिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म और पार्टीज की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी भी खत्म। अब नोट्स में इसके 5 मोड्स यानी तरीके दिए गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, इनमें से कुछ जैसे कि परफॉर्मेंस और ब्रीच हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बाकी के मोड्स को डिटेल में देखेंगे। वो हैं बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। चलिए इन बचे हुए मोड्स को डिटेल में समझते हैं। मोड नंबर 2 है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि दोनों पार्टीज आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म या बदल देती हैं। इसके 3 तरीके हो सकते हैं। नोवेशन, यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेना।
ऑल्टरेशन यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में ही कुछ बदलाव करना, और रेसिशन यानी आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। अब आते हैं मोड नंबर 3 पर, बाय इम्पॉसिबिलिटी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसे पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाता है, जैसे जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट था वही बर्बाद हो जाए, या पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी की डेथ हो जाए, या कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए। आगे बढ़ते हैं। मोड नंबर 4 है बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो दूसरी पार्टी के पास कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का हक आ जाता है। और आखिरी मोड नंबर 5 है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यहां कॉन्ट्रैक्ट कानून के कारण अपने आप ही खत्म हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे किसी पार्टी की डेथ, या इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया हो जाना, या मर्जर ऑफ राइट्स, या फिर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन पीरियड। तो हमने सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब एग्जाम के लिए एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक कंपैरेटिव समरी और एक क्विक रिवीजन। इससे आपके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो अब इस कंपैरिजन टेबल को ध्यान से देखिए। यहाँ हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच के अंतर को समझेंगे। पहला पॉइंट है मीनिंग। ब्रीच का मतलब है प्रॉमिस को ना निभाना, जबकि टर्मिनेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का ही खत्म हो जाना। दूसरा है कॉज। ब्रीच का कारण हमेशा एक पार्टी की गलती या डिफॉल्ट होता है, लेकिन टर्मिनेशन के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे आपसी सहमति, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। तीसरा लीगल एक्शन। ब्रीच होने पर एग्रीव्ड पार्टी केस कर सकती है, जबकि टर्मिनेशन में जरूरी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बस एंड हो जाता है। और आखिरी बेसिस है रिजल्ट। ब्रीच का रिजल्ट होता है कॉम्पेंसेशन मांगना, जबकि टर्मिनेशन का रिजल्ट होता है कि पार्टीज अपनी जिम्मेदारियों से डिस्चार्ज हो जाती हैं। चलिए अब बिल्कुल आखिर में एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स का। इससे आपको डेफिनेशंस याद रखने में बहुत आसानी होगी। परफॉर्मेंस, कैरिंग आउट प्रोमिसेस यानी वादे निभाना। टेंडर, ऑफर टू परफॉर्म, परफॉर्म करने का ऑफर देना। ब्रीच, फेलियर टू परफॉर्म यानी परफॉर्म ना कर पाना। रिवोकेशन, विड्रॉल ऑफ ऑफर / एक्सेप्टेंस, ऑफर या एक्सेप्टेंस को वापस लेना। और आखिरी टर्मिनेशन, एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी का अंत। आज हमने इस पार्ट में परफॉर्मेंस, ब्रीच, रिवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज्ञानदीप ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।